देखो क्लास नंबर 4 हमारी, सुनो ध्यान से। पहले आज हम समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, किस चीज़ को हम बेरोजगारी कहते हैं, क्या भला हो बेरोजगारी। व्यक्ति काम करना चाहता हो और जब उसे काम ना मिलता हो, इसे लेकर जितनी भी संस्थाएं यहाँ आज हम लिखेंगे सारा डेटा इसका, समझ में कुछ नहीं छोड़ने के इसका, ठीक है। लूसेंट से तो काफ़ी ऊपर चले जाएंगे हम, समझ नहीं पाते, जो इसी से रिलेटेड होगा बेरोजगारी से। आज के बाद बेरोजगारी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लिखने भी चलोगे हाँ इसके पॉइंट ना काम आते हो, प्रीलिम्स के लिहाज से देखेंगे, यही फैक्ट फिर हम मेंस में भी इस्तेमाल कर सके। समझ नहीं बात, यही चीज़ें जो मैंने तो बताया ना, इतना डेटा कम से कम ये समझ जाओ तुम्हारा आधा उत्सव समाप्त कर देगा यही वाला डेटा जो होगा, ठीक है। और कुछ सारी संस्थाओं के नाम भी सीखोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है उनके नाम भी जानोगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी, कि कौन कौन से हमारे पास संस्थाएं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी करते हैं, बेरोजगारी को लेकर काम करने का काम करते हैं, इंडिया के अंदर भी बाहर भी। समझना ये बात है, ये जानेंगे। CMI के बारे में जानेंगे, हमारे पास लेबर पीरियडिक फोर्स सर्वे हमारे पास, वो भी जानते हैं, वो भी क्या बोला। उसके बाद दूसरे नंबर पर और भी हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक। बेरोजगारी, उसके बाद और कौन कौन से आंकड़े कहाँ से इसके आंकड़े निकल के आते हैं, कौन जारी करता है बेरोजगारी। बेरोजगारी किस चीज़ को हम बेरोजगारी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का हो, मेनली दो टाइप का हो, एक तो इन्वॉल्वेंट्री, एक हो वॉलेंट्री, एक तो ऐच्छिक एक हो अनैच्छिक, ठीक। व्यक्ति के पास ना एक तो मतलब व्यक्ति योग्य भी है, व्यक्ति योग्य है लेकिन रोजगार करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, सही बात है। तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि व्यक्ति पक्का बेरोजगार हो चुका, वो व्यक्ति बेरोजगारी से नहीं भी चला जाएगा। मन व्यक्ति के पास ना, व्यक्ति के पास स्किल भी है, ध्यान तो सुने ना अच्छे तरीके से, अभी मैं बताऊंगा बाद पहले समझो बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझो। जब कोई व्यक्ति योग्य हो, एलिजिबल हो, सही बात है, जब कोई व्यक्ति योग्य हो और काम करना चाह रहा हो और उसके लिए मार्केट के अंदर काम उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति को, उस व्यक्ति की स्थिति को, ऐसी स्थिति, बेरोजगारी एक कंडीशन है, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बात समझ में आई ये बात है, यह परिभाषा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल डेफिनेशन। क्या कहा मैंने, जब कोई व्यक्ति योग्य हो और योग्य व्यक्ति हो और उसके वो ना काम करना चाह रहा हो, काम करने की इच्छुक हो, उसकी इच्छा हो काम करने की, लेकिन उसके लिए काम उपलब्ध ना हो, तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक। लेकिन इसमें ना हम बहुत सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, बार बार जो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। एक हो हमारे पास लेबर फोर्स, तो छोटे छोटे टर्म समझा रहा हूँ मैं, ताकि तुम आगे की सारी जो क्रिटिकल लैंग्वेज है या कठिन कठिन शब्द वर्ड जो वो तुम्हें समझ में आ सके। हमारे पास पहले नंबर पर एक कुछ हम वर्ड समझते हैं, ये बार बार इसके अंदर यूज होंगे पढ़ते वक्त। पहले नंबर पर लेबर फोर्स क्या हो, श्रम बल हम किसे कहते हैं। एक वर्ड तुम पढ़ोगे लेबर फोर्स, हाँ लेबर फोर्स, इसे हम श्रम बल कहते हैं। श्रम बल, किस चीज को हम श्रम बल कहते हैं, कौन है श्रम बल, यो कैसे श्रम आती है नहीं आती, कौन हो, कितने साल का हो, हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया में मिलेगा, कहाँ मिलेगा श्रम बल। क्योंकि बार बार मैं अगर श्रम बल यूज करूंगा, अगर तुम्हें नहीं जानकारी होगी तो मुझे ऐसा लगा फिर जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो अभी समझ लो, यूँ समझ लो, ये जान लो कि जो व्यक्ति 15 से लेकर 59 साल तक की उम्र का व्यक्ति है, हमारे देश के अंदर रह रहा कहीं भी, सही बात है, 15 से लेकर 59 साल की उम्र तक का व्यक्ति, 15 से लेकर कब तक, 15 से लेकर 59 साल तक, 59 वर्ष इसकी एज है, इतने साल तक का व्यक्ति, उसे लेबर फोर्स में काउंट करते हैं, लेबर फोर्स की कैटेगरी में आता है। यानी हम ऐसा मान लेते हैं इतने से लेकर इतने साल तक का व्यक्ति आराम से बड़े प्यार के साथ काम कर सकता है। ये बात क्या परिभाषा समझ में आई। लेबर फोर्स किसे कहते हैं, श्रम बल किसे कहते हैं, काम करने वाला जो श्रमिक हो, व्यक्ति हो, समझ आई बात। ये हमारे पास लेबर फोर्स हो। एक चीज और हम तुम पढ़ोगे जो लेबर फोर्स है ना, इसमें जरूरी नहीं है ये काम करने वाला, इसमें रोजगार वाला भी हो सके, बेरोजगार वाला भी हो सके। ये भी बात मैं लिख देता हूँ, ये 15 से लेकर 59 साल का ना, ये रोजगार में भी हो सके, ये तो एम्प्लॉय भी हो सकता है अनएम्प्लॉय हो, बेरोजगार हो, समझ आई बात है। रोजगार में भी हो सकता, रोजगार में भी हो सके, रोजगार हो भी सके उसके पास और नहीं भी हो सकता, बेरोजगार भी हो सके, बेरोजगार ऐसा हो सकता, इसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, मतलब कोई ये कर्मचारी नहीं है, अनएम्प्लॉयड, समझ आएगी बात है। अच्छा ऐसे कह सकते हैं। तो लेबर फोर्स समझ में आया। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी और, एक टर्म और यूज करेंगे बार बार, देख लो दूसरे नंबर पर हमारे पास तो लेबर फोर्स होगा। एक और वर्ड हमारे पास यूज करेंगे लेबर फोर्स पीरियोडिक रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसे याद रखना, ये फॉर्मूला। और इसे बोलते हैं, लेबर को क्या बोलते हैं, श्रम बल भागीदारी दर बराबर, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले देखते हैं कैसे निकालते हैं।
और ये ना महिलाओं की अलग निकाल ली जा सकती है, पुरुषों की अलग निकाल ली जा सकती है, एक ओवर और निकाल ली जा सकती है। 3 तरीके से निकाली जाती है, श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर कैसे निकाली जाती है। हो सकता है किसी पेपर में फॉर्मूला ही पूछ रहे हो, समझ में आई बात है, तो हम जानते हैं सर कैसे, कौन निकालता, कहाँ से निकालता, वर्तमान समय के क्या डेटा, वो सारा भी पहले जान लो, क्योंकि पेपर में कैसा क्वेश्चन आगा, वो 5 मिनट का ही काम है सारा का सारा, फिर बार बार कौन पढ़ागा, बार बार तो किसी के पास टाइम नहीं है ना। श्रम बल भागीदारी कैसे निकाल ली जाए, तो सबसे पहले नंबर पर हम ऊपर लिखेंगे नियोजित व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न और वे काम पर लगे हुए, समझ बात है। सबसे ऊपर हम क्या निकाल लेंगे, जो ना नियोजित व्यक्ति है। अच्छा, नियोजित व्यक्ति का इसका मतलब जो पहले किसी काम पर लगे हुए और क्या कर्मचारी है, किसी न किसी काम में है, उस व्यक्ति नियोजित व्यक्ति, नियोजित व्यक्ति, नियोजित व्यक्ति। अच्छा, ये रोजगार में है, बेरोजगार नहीं है। प्लस इंपॉर्टेंट बात, नियोजित व्यक्ति प्लस बेरोजगार व्यक्ति। कौन से? बेरोजगार व्यक्ति, इनके पास रोजगार नहीं है। पूछूंगा इस फॉर्मूले सवाल बनाऊंगा थोड़ी देर में, देखो फिर बात लगेगी तुम्हारी। बटे में हम लिखेंगे टोटल कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हमारे पास, ये कुल जनसंख्या में कामकाजी वर्ग के व्यक्ति, जो कामकाज में लगे रहते हैं, कामकाजी वर्ग के व्यक्ति, वर्ग के व्यक्ति, इनटू में क्या कर देंगे 100, क्या निकल जाएगी, श्रम बल भागीदारी दर, ये कामकाजी वाले व्यक्ति, समझने की बात, 15 से लेकर 59 साल के, समझने की बात है। तो जो काम में लगे हुए प्लस बेरोजगार बटे में जो कामकाजी वाले व्यक्ति हो, इनटू में क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या निकल कर जाएगी, श्रम बल भागीदारी दर। लड़कियों के लिए अलग से निकाली जाती है, महिलाओं के लिए अभी आंकड़े भी दिखाऊंगा, लेटेस्ट वाले 2024 वाले भी, सही बात है ठीक। और लड़कों के लिए अलग से निकाली जाती है, और दूसरा ओवरऑल भी आती है भारत की। तो ये रेट है एक प्रकार का, तो बहुत जरूरी है। महिलाओं की 33% के आसपास किसी कार्य के अंदर अगर 100 मजदूर काम कर रहे तो 33 ही महिलाएं मिलेंगी वहाँ से। ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अकॉर्डिंग टू महिलाओं के अनुसार मेरे हिसाब से 50% के आसपास होना चाहिए किसी भी रोजगार के अंदर, समझ नहीं बात है। यहाँ तो तुम्हें डेटा भी नहीं मिलेगा, लिखने के लिए मिलेगा, और तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी जुटाई जाएगी तुम्हारे लिए। यहाँ पे बात समझ में आ रही, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। अभी हम दिखाएंगे तुम्हें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये कितना, इसी देख के तुम ना इस सूत्र से सारी चीज़ें निकाल ली जाए, और इसी सूत्र से जब जो लेटेस्ट आंकड़े चल रहे जो निकाल कर रख रखे किसी संस्थाओं ने पहले तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए काम के होंगे, ताकि तुम्हें भी तो पता लगा किसी भी नियोजित कार्य के अंदर, किसी भी कार्य के अंदर संलग्न महिलाओं की संख्या कितना वुमेन का पार्टिसिपेशन है, इसलिए पता लगा वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण, कि महिलाओं का सशक्तिकरण कहाँ तक पहुंचा है, जो नारा दिया जा रहा था वो, समझ में आएगी बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक हमारे पास कार्यबल कैसे कहते हैं, कार्यबल वर्क फोर्स कैसे कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी की बात, वर्क फोर्स। कार्यबल क्या हो हमारे पास, किस चीज को हम कार्यबल कहते हैं, बार बार इस चीज को हम यूज करेंगे, क्या हो कार्यबल। कार्यबल का मतलब वो जो व्यक्ति नियोजित व्यक्ति होगा एक तो, और कुल जनसंख्या होगी। नियोजित का मतलब काम पर लगा हुआ व्यक्ति, जब नियोजित व्यक्ति बटे में कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन होगी हमारे पास। याद रहेगी बात, इनटू में कर देंगे 100, क्या निकल के चले जाएगा हमारे पास, कार्यबल पता कैसे लिखने लगा, वर्क फोर्स किसे कहते हैं, जो व्यक्ति सच में काम कर रहे, कुल जनसंख्या का इतने लोग काम कर रहे, उसे कार्यबल क्या हो, वर्क फोर्स कहेंगे। याद रहेगी बात, कुल जनसंख्या का इतने % लोग काम कर रहे, इसे कार्यबल कहेंगे। ये भी एक प्रकार से निकाला जाएगा। बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर दूंगा, अच्छा तुम समझ में होगा, अच्छा इसकी बात कर रहा मास्टर। श्रम बल भागीदारी, टोटल जो काम करा जा रहा है किसी कार्य में, अगर एक जगह बहुत सारा काम चल रहा है, लड़की भी काम करे, लड़के भी काम करे, कितने पुरुष काम करे, कितनी महिलाएं काम कर रही, और ऑल पूरी भारत की देख लो किसी सेक्टर में जाकर, तब भी इसका भी यूज़ होगा। तो इसके आंकड़े बड़े काम के हो, यूज़ करेंगे ये सारे वर्ड। श्रम बल क्या हो, ये तो कार्यबल हो हमारे पास, 15 से लेकर 59 साल तक का जो लोगों से वर्क फोर्स की कैटेगरी में जाते हैं, रोजगार भी बेरोजगार भी। वर्क फोर्स कैसे कहते हैं, तो श्रम बल होगा हमारे पास। वर्क फोर्स कैसे, कार्य करने वाले, ये तो श्रम, ये कार्य कर सकते हैं, और ये सच में कर रहे हैं कार्यबल हमारे पास, ठीक। नियोजित व्यक्ति बटे में टोटल पॉपुलेशन, इनटू में कितना था, 100 हमारे पास। चलो एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ तुम्हें, बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं। हमारे यहाँ एक संस्था काम करती है, CMI, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जिसे कहते हैं। वो हर साल आंकड़े प्रस्तुत कर, 2017 तो लगातार आंकड़े जारी कर रही है, ठीक।
और तो 2-2 3-3 4-4 महीने बाद ना उनके आंकड़े आते रहा। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी गूगल पर खोलकर कि कैसे मैं आंकड़े जारी करते, उन संस्थाओं का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है, जब भी तुम्हें बेरोजगारी से रिलेटेड डेटा चाहिए ना, ये डेटा बड़ा काम का जो मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। पहले ये जान लो कि हमारे पास बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंग्लिश को बरेता दे करो, एक भी बड़े मत छोटा करो बिल्कुल भी, समझ में आई बात है। ठीक, क्या कहा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हिंदी में क्या कहते हैं, बेरोजगारी दर। ये क्या बोला हो, कैसे निकालते हैं बेरोजगारी दर बताओ। इसे निकालते हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति है ना ऊपर रख देते हैं और कुल श्रम बल नीचे रख देते हैं। चढ़ने के लिए तो बहाना चाहिए। बेरोजगारी दर कैसे निकाल लेंगे, बेरोजगारी दर कैसे निकाल लेंगे, जितने भी बेरोजगार व्यक्ति होंगे ना ऊपर ऊपर आओगे तुम सब है, बेरोजगार व्यक्ति अपॉन टोटल श्रम बल नीचे जाएगा। श्रम बल बताया थोड़ी देर पहले, 15 से लेकर 59 साल वाले सारे के सारे क्या बोलते हैं सर, श्रम बल, लेबर फोर्स। इनटू में क्या कर देंगे 100, ऐसे निकल जाएगा हमारे पास बेरोजगारी दर। कैसे निकालते हैं, ठीक, जो बेरोजगार व्यक्ति, अगर बेरोजगारी दर ज़्यादा होगी तो बेरोजगार व्यक्ति ज़्यादा बढ़ेंगे, अगर बेरोजगारी दर कम होगी हमारे पास बेरोजगार व्यक्ति कम हो जाने। सरकार देखेंगे इसे कम करने का प्रयास। इतना तो आज हम नहीं पढ़े पाएंगे, लेकिन आंकड़े बहुत मिल जाएंगे तुम कि कैसे निकालते, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। पेपर में क्या सवाल पूछा जाता, ठीक है, पेपर में क्या सवाल हुआ, बेरोजगार व्यक्ति ऊपर, लेबर फोर्स नीचे। लेबर फोर्स कौन था, जो 15 से लेकर 59 साल तक का व्यक्ति है, वो श्रम बल की कैटेगरी में आएगा। और इंटू 100 करके तुम बेरोजगारी दर निकाल सकते हैं। बड़ा आसान काम, समझ की बात है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल है हमारे पास जो पेपर में ज़्यादा भर का सवाल है और जिससे तुम बच कभी नहीं भाग सकते, जिसे मैं तुम्हारे अभी याद करवा दूंगा। बेरोजगारी कितने प्रकार की हो, कई बार पेपर में आ चुका है, सही बात है। तो आज तुम कॉपी में बनाओगे बेरोजगारी के प्रकार, टाइप ऑफ कभी न कभी कहीं न कहीं बेरोजगारी के प्रकार, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। किसी व्यक्ति का मजदूर से बात करना बता दे, व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति। अभी बाहर जो लड़ाई हो रही थी ना, ठीक, एक मजदूर के ऊपर चढ़े जा रहे 2 व्यक्ति, अमीर आदमी। तो यही बताएगा तुम्हारा कितने, क्या लेवल है तुम्हारा व्यक्ति। किसी व्यक्ति से बात करने का तरीका ही बताएगा तुम्हारा किस स्तर के तुम आदमी हो। समझ आई बात है। वो बेचारा मजदूर आदमी काम कर रहा, उसको गलती होगी तो 2 व्यक्ति बड़ा बड़ा कर ताड़ रहे, उनके पास पैसा। अच्छी बात है गलत बात है, समझ में आएगी बात। तो किसी व्यक्ति के साथ बात करना ही बता देगा तुम्हारा कि तुम कहाँ तक के व्यक्ति हो, ठीक। उसका वो रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब मुझे किसी ढंग के आदमी को धमका के दिया तो मुझे धमकाता, मैं बताता क्या हो पावर। समझ नहीं बात है, बेवकूफ़ आदमी। तो जब आप क्या, वो बेचारा चुपचाप काम करता रहा, बड़ा तरसता है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा सही है एक हद तक यार। सबसे पहले नंबर पर जो हम बेरोजगारी समझेंगे, तुम देखना अपने आप को तुम कौन सी बेरोजगारी का शिकार हो, ध्यान से समझना बड़े प्यार के साथ, ठीक है। पहला हमारे पास साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट लिखो, पहले इंग्लिश में लिखो, क्या नाम है, हाँ, CYCLICL, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। पेपर मांगा है पक्का 100%, चाहे पिछले साल के सवाल उठाए देख लो। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेलिंग बताऊं, CYCLICL, CYLIC ऐसे लिख दो या AL भी लगा सको, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। हो गया यहाँ तक।
ये कैसी बेरोजगारी हो, और उसके बारे में जान लेते हैं कैसी बेरोजगारी हो। अगर सुन लो, ध्यान लगेगा, चक्री बेरोजगारी क्या है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होगा, देखो इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना ना, जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक। पहले तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तुझको पुकारे मेरा प्यार चली जा। हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, करता गया हमारे पास ग्रोथ, ठीक। कोई भी देश ऐसे ही ग्रोथ करता लगातार, अगर ऐसे ही ग्रोथ करता चला जाएगा, उसका मतलब उस देश के अंदर मंदी नहीं है, वो देश अच्छा ग्रोथ कर रहा। 8%, 9%, 10% मंदी नहीं है। पता क्या होगा, जब मंदी नहीं है ना, ठीक, तो लगातार पीक, एक समय ऐसा आगा, ऐसा आ जाए धीरे 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 उस देश के अंदर मंदी आनी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है जीडीपी माइनस में चली जाए। ऐसा कोरोना के टाइम पे हमारे पास हुआ। जब कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ तो लोगों को रोज नौकरी पता निकाला गया, नहीं निकाला गया, आधे लोगों की छुट्टी कर दी, नहीं कर दी गई। पता करके देखना किसी, तो बहुत सारे लोगों को काम पैसा निकाला गया और उनकी तनख्वाह भी आधी कर दी गई। तो जब किसी क्षेत्र के अंदर, किसी देश के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आ जाती है और मंदी के कारण जो लोग वे बेरोजगार हो जाते हैं, सही बात है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। पता लग चुका है क्या कहा, जब किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, रिसेशन। जैसे 1929 की आर्थिक महामंदी आई थी, वैश्विक स्तर की महामंदी थी, 2008 में महामंदी आई थी। तो उसके कारण क्या हो जाए, लोगों को ना काम पर से निकाला जा कि भाई अब ना हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें ना 10 मजदूरों की जरूरत है, तो आप 10 मजदूर अब छुट्टी कर लो। समझ में आई बात? या क्यों पूरी दुनिया में ऐसा होना स्टार्ट हो जा, तो ऐसी मंदी को, भारत में भी हो सका ऐसा, तो ऐसी मंदी को हम यूँ कहते हैं। जैसे सोने के दाम लगातार बढ़ रहे, लिख कर रख लो कॉपी के अंदर किसी कोने में, मंदी के संकेत। जब मैं पढ़ाया था वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो मैं पहले कहा था, अगर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर सोने के दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ जाओ एक पूरी दुनिया में एक भयंकर वाली मंदी आने वाली। क्योंकि सारा का सारा जो इन्वेस्टर्स है ना, वो सब अपना पैसा निकाल कर इंटरनेशनल मार्केट में, जो FPI है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं, वो सारा पैसा निकाल कर गोल्ड में चला गया, और ये बहुत बड़ी मंदी का संकेत है। समझना की बात है, ठीक। तो दुनिया गर्त में जाने वाली है, इसका मतलब लिख कर रख लो, जो चक्रीय बेरोजगारी ने बढ़ने वाली। सही बात है, लोगों को काम पर निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। 10 मजदूर भी वही काम कर देंगे, 20 की जरूरत ही क्या है, 20 की फालतू की सैलरी नहीं दे रहे। समझ नहीं बात है, तो फिर लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। ऐसी बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो तुम्हें देखना, जब भी तुम्हें ऐसा लगा ना कि लोगों को काम पर से निकाला जा रहा है, कोरोना के टाइम पे बताओ चक्रीय बेरोजगारी आई होगी नहीं? और कल को सवाल ही बना के पूछ लेगा तुमसे, कोरोना के टाइम पे कौन सी बेरोजगारी थी, तो तुम कहोगे चक्रीय बेरोजगारी थी। क्यों? क्योंकि मंदी आ गई थी। मंदी आ गई तो लोगों को काम पर से निकाला गया। फिर दोबारा बात क्या हुआ, जब कोरोना का लॉकडाउन हटा, उसके बाद में फिर इकोनॉमी बूम करनी स्टार्ट कर दी। जो इकोनॉमी थी ना, अब ऐसे जानी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे ऐसे बढ़नी स्टार्ट होगी धीरे धीरे। ठीक, हो सकता है अगर कुछ और घटना घट जाए, वैश्विक स्तर पर युद्ध हो जाए, सही बात है, वार अगर वॉर होगा मतलब आज, तो पता क्या होगा, फिर हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, ऐसा करेगा। फिर उसके बाद फिर वॉर खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब मंदी के कारण, रिसेशन के कारण अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ऐसी बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई प्रॉब्लम? मंदी के कारण जो बेरोजगारी आती है उसे क्या कहते हैं? चक्रीय, ड्यू टू ए रिसेशन। किसके कारण? रिसेशन के कारण, मंदी के कारण। ठीक है, लिखो, मंदी के कारण जो बेरोजगारी आती है, मंदी के कारण जो बेरोजगारी आती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मेरे दिल के टुकड़े सीने विच बिखरे। दूसरा हमारे पास एक और समझते हैं हम, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, लिख लोगे स्पेलिंग? FRICTIONAL, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। घर्षण ही बोल रहा, क्या बोल रहे हैं हिंदी में यार, या संघर्ष बोल लो, घर्षण बेरोजगारी। ये नाम है इसका, घर्षण बेरोजगारी। ये क्या हो हमारे पास, ध्यान तो सुनना, इंपॉर्टेंट बात। ये एक पर्सन है हमारे पास, एक्स नाम का कोई पर्सन है हमारे पास। चलो मुझे ले लो, चलो मेरा नाम एस। ठीक, एक काम करता हूँ मैं ना,
जापान चला गया यहाँ से, जापान चला गया, कहाँ चला गया, जापान चला गया। और जापान के अंदर MBA की डिग्री मेरे पास मौजूद है ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। मैं जॉब कर रहा हूँ इस टाइम किसी कंपनी के अंदर, उसका देखो मैनेजमेंट संभालने का काम कर रहा हूँ किसी कंपनी का, जापान की कंपनी जैक्सा का नाम होता है। चलो मान लो किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के साथ अगर मैं काम कर रहा हूँ, जापान की कोई भी कंपनी XYZ नाम की कोई कंपनी हमारे पास है, ठीक। तो XYZ नाम की कोई कंपनी होगी हमारे पास, या इस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे मैनेजर का पोस्ट दे रखा है और मैं वहाँ काम करता हूँ। अब मैं इस टाइप का व्यक्ति, मैं एक जगह कुछ दिन तक बोर हो जाता हूँ, लगातार रहूँगा ना वहाँ से, तो 2 साल में मैं वहाँ से बोर होगा। मैंने सोचा यार जापान में तो रह रहा हूँ, जापानीज भी सीख चुका मैं लैंग्वेज, तो नहीं बात है। अब मेरे पास ना यहाँ मेरी दोस्त भी बन चुकी, मैंने कह रही मुझे दूसरी दोस्त नौकरी दिला दूंगी, ठीक है। उसने मेरी नौकरी छोड़वा दी, मैं कह रही कोई बात नहीं, टेंशन न ले, मैं तेरा खर्चा सारा उठा दूंगी, इतना तू ही रहा। मैंने कहा इतना ही रहा, 1 साल बीत गया, मुझे जॉब छोड़ दे, अब तो जॉब नहीं दिलाई उन्होंने। ठीक, उन्होंने वादा कर रखा था, सही बात है, उसने वादा कर रखा था कि फलाना डेट को, उसने कहा था 10 तारीख कौन सा चल रहा है महीना, मई को कौन सा, अगला महीना 10 तारीख 2025 को वादा करा था उसने कि जॉब दिला के मुझे, ठीक है। इस दिन मैंने कहा हेलो, नंबर ही नहीं लग रहा, नंबर ही गया। कितने साल मेरे पास कितने साल में बेरोजगार रहा। अगर एक व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में चला जाता, तो सही बात है, तो उसके बीच का जो संघर्ष का टाइम हो, वो संघर्ष का जो टाइम है ना, वही फ्रिक्शनल बेरोजगारी है। संघर्ष कर रहा है, इसे संघर्ष बेरोजगारी भी कहते हैं, सही बात है। स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं सर। ये जो बीच का फेज है बड़ी मुश्किल था, जब तक पैसे दे तो ठीक था, लेकिन मुझे मैं काम ढूंढता रहा, तब भी नहीं मिला मुझे लगातार। अब मैं जब उसे फ़ोन करा तो फ़ोन ही नहीं उठा रही, पता लग चुका बाद में जाकर उसकी तो किसी और के साथ शादी हो चुकी है। क्या हुआ मतलब, अरे मैं तो बेरोजगारी समझा रहा है, तो मैं स्टोरी में क्यों मजा ले हम तुरंत। उसके बाद उसकी किसी और के साथ शादी हो चुकी, मैंने कहा हो तेरा। अब मैं मंडप में जाकर पहुंचा वहीं से, मैंने कहा जॉब मैंने कहा जॉब मेरे पास सर्टिफिकेट पीछे रख रहा है। मैं कहा चलो आएगा तो गई, खाना खुना खा के तब जाऊँगा। कौन सी बेरोजगारी है, बीच का फेज बड़ा खतरनाक होगा, सही बात है। फिर मैंने पता क्या करा, बाहर निकला, फिर मैंने 2 दारू की बोतल ली, मैंने कहा इनते गुजर बसर होगी। फिर आराम से जाकर नदी किनारे बैठ कर पीना शुरू कर दिया। 2 साल में और बेरोजगार रहा, 1 और 2 3, ये 3 साल बड़े खतरनाक थे। फिर मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने अंदर, पूरा का पूरा बॉडी बनाई भयंकर वाली पूरा, और उसके बाद ना धीरे धीरे करके पूरी भयंकर वाली बॉडी बनाकर फिर दोबारा फिर मुझे जिम वाले ने जॉब दे दी। कह रहे सोनू जी आपकी बॉडी बढ़िया है, एक काम करते हैं, ये जॉब कर लेता। फिर मिले बेरोजगार। 3 साल बड़े खतरनाक थे नहीं थे। जब 3 साल बड़े खतरनाक थे, इसका मतलब है मैं कौन सी बेरोजगारी का शिकार था, घर्षण बेरोजगारी का शिकार था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रही बात है, चक्री बेरोजगारी समझ में आइए। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, जॉब गायब, तो कोरोना में कौन सी बेरोजगारी थी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चीजों को ना जर्नलाइज करना सीखो और अपनी लैंग्वेज ना आसान। ये लिख दिया तुमने घर्षण बेरोजगारी के बारे में, तो लिख दो भी ऐसे ही करोगे। जब एक व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में चला जाता, तो बीच के समय में जो बेरोजगारी आती है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यही हमारे पास घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए यार क्या कर रहा है, ऐसे एक चार्ट बनाइए बस, इसका एक चार्ट में फटाफट सारे आ जाएंगे जब अपनी फिर कॉपी में लिखोगे। अच्छा, जो तीसरे नंबर का हमारे पास, ये तीसरे नंबर का बड़ा इंटरेस्ट पता लग चुका है ना, इसे तो लिख भी लोगे ना खुद भी, ठीक। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, SEASONAL, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। संतरानी मौसमी बेरोजगारी।
ठीक, चले ये कैसी बेरोजगारी हो, आओ समझते हैं। एक काम करते हैं, मेरी कहानी आगे बढ़ती है। 2 साल बाद मेरा जिम का खुमार भी उतर गया, जापान के अंदर था मैं, ठीक है। वहाँ से छोड़कर ना फिर मैं धीरे धीरे सोचा यार अपने इंडिया की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ भी मजा आ रहा, सुन लो सारी बेरोजगारी मेरे ऊपर छा गई है। तो मैंने कहा अपनी इंडिया की तरफ चलते हैं, तो इंडिया की तरफ आया मैं। तो इंडिया की तरफ आकर ना मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं घूमते 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 कश्मीर में पहुंचा जाकर। कहाँ से? कश्मीर में जाकर पहुंचा। और कश्मीर में ठंड के टाइम पर जो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, सही बात है। तो मैं पहलगाम में था। कहाँ से? पहलगाम के अंदर था मैं। उसके बाद पता क्या हुआ, पहलगाम में बता रहा हूँ कल, सुन तो लो। पहलगाम के अंदर था मैं, अभी मैं कश्मीर में था। ये हमारे पास कश्मीर, हमारे पास कश्मीर के अंदर था। तो मैंने फिर सोचा मैं काम करता हूँ, मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूँ यार, ठीक है। इस टाइम में यहाँ यात्री आ रहे बहुत भयंकर मात्रा में, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता 3 महीने का खतरनाक सीजन है, 3 महीने का। एक तो कौन सा महीना, मई जून जुलाई, क्योंकि उसके बाद तो फिर सर्दी पड़ वो बारिश होनी स्टार्ट हो जाए। जून जुलाई अगस्त तक 3 महीने का सीजन है। 3 महीने तक मैंने सोचा दबा के पैसा कमाऊंगा। किसी ने मुझे बताया कि एक दिन के जो टूरिस्ट है ना वो 10-10 हज़ार भी देते हैं, 15-15 हज़ार भी देते हैं। सच में ही मैं खुद दे चुका। मैंने कहा मैं यही काम करूँगा, छोड़ दो जा। बॉडी वाडी तो बनाई नहीं बनाई, ठीक है। वहाँ ब्रेकअप हो ही चुका था जापान के अंदर। उसके बाद उसकी शादी किसी और के साथ चल गई। फिर मेरी मुलाकात एक कश्मीरन से हुई। किस तो कश्मीरन से हुई। तो उसको कश्मीरन ने कहा मुझे कि मैं आप ना मेरे यहाँ काम कर लो, ठीक। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैम छोटा मोटा मुझे काम दे दो। उसे नहीं पता इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैंने कहा रोजगार दे दिया। लेकिन आपको 3 महीने रोजगार मिलेगा। मैंने कहा 3 महीने रोजगार, मैंने कहा 3 महीने मैम मैम सैलरी कितनी, एक दिन के 10,000। मैंने कहा ठीक है लगाओ, चाहे 12 घंटे काम करवाओ। सही बात है, लगा दिया उन्होंने। मैं लगातार 2 महीने 3 महीने काम करा, 3 महीने तक लगातार काम करता रहा। उसके बाद देख क्या मैडम ने कहा बेटा छुट्टी हो गई, जाओ भैया। लगभग तक मेरे पास ये 5-4 लाख रुपए हो चुके थे मेरे खाते में, सारा खर्चा वर्चा निकालने के बाद, ठीक है। और धीरे धीरे उस मैडम को भी मेरे से प्रेम हो ही गया। समझ की बात है। बाद में जाकर पता चला कि वह तो एक आतंकवादी के साथ मिली हुई थी। सही बात है। और आतंकवादियों ने उस एरिया के अंदर ही धड़ाधड़ धड़ करके गोली बरसा दी पहलगाम के अंदर। सही बात है। जब पहलगाम के अंदर गोली बरसा दी, बड़ा दुख हुआ मुझे उसके अंदर। मैं भी बाल बाल बचा, मेरे पैर पर गोली लगी। सही बात है। पता लगा मैडम नहीं है थी, आतंकवादी थी वह तो। मैंने कहा तभी जाना। समझ बात है, आतंकवादी थी तो उसका तो उन्होंने मेरा भी हाल बुरा बाल बाल बचाया। उसके बाद तो फिर मैं बेरोजगार होगा। फिर मैंने सोचा आज के बाद कश्मीर नहीं जाना बस अब, ठीक है। फिर मैं वहाँ तो पता कहीं और चल दिया, क्योंकि तो एक मौसम के तहत एक मौसम था ना जब मुझे रोजगार मिलेगा। उसके दौरान में भी 4-5 महीने फिर वीरान हो चुका। फिर मैंने सोचा चलो अपने उत्तराखंड में चलते हैं। अपने उत्तराखंड में मैं चला गया नैनीताल में। सही बात है। नैनीताल में देखे क्या टूरिस्ट ही नहीं आ रहे यहाँ तो यार, गर्मी में टूरिस्ट आते हैं। बॉम्बे महाराष्ट्र के कर्नाटक के दक्षिण भारत के लोग ना गर्मी में आते हैं यहाँ से। इतना मैं बेरोजगार बैठा हुआ, 2 महीने खाली बैठा हुआ। 2 महीने बाद जैसे टूरिस्ट आने स्टार्ट हुए, फिर मैंने कहा आ जाओ टूर के टूर रूडी मंगलोर, आ जाओ टूर के टूर रूडी मंगलोर। एक महीना मुझे कहा चाटा गाल पे लगा, यहाँ रूडी मंगलोर कहाँ से यहाँ से। 2 महीने मुझे रोजगार मिला। कितने महीने? फिर मैं शांति से बैठ गया। ये क्या हो रहा मेरे साथ ये हो रहा है। कुछ दिन मुझे वो रोजगार मिले, जैसे जैसे सीजन चलेगा तो मुझे रोजगार मिल जाएगा, और सीजन नहीं चलने का तो मुझे रोजगार नहीं मिलने का। सारा खेल सीजन का, बैठे रहो। मैंने दूसरे पूछा ताऊ से, मैंने कहा कैसे चल रहा है हाल चाल? जूस बेच रहा था। कह रहा भाई जितना गर्मी हो इतना तो जूस लोग पिए भी, फिर सर्दी में कौन बर्फ वाला जूस पी रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ताऊ तुम भी बेरोजगार हो? हाँ हम भी बेरोजगार हो। एक मौसम के अनुसार हो, वहीं से पकड़ लिया मैंने। अच्छा मौसमी बेरोजगारी है ये, मौसमी बेरोजगारी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में एक बात किया तो जहाँ भी तुम ऐसा दिखाई दे एक मौसम के दौरान ही, ठीक। जैसे मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं एक मौसम के दौरान, जब भी बैच चलेगा बच्चे जब भी पढ़ने आएंगे, तो इसका मतलब मैं भी तो बेरोजगार हूँ, मौसमी बेरोजगारी का शिकार हूँ मैं तो। समझ की बात है। वही बात अलग, मैं भले ही जान पूछ करना पढ़ाता हूँ। मौसमी बेरोजगारी पता लग चुका क्या है मौसमी बेरोजगारी। इस देश के अंदर तक बेरोजगारी खत्म करनी ना, एक ही सेक्टर है। सबसे पहला माइंड सेट को बदलना होगा। सही बात है। जो उत्तर भारत के लोगों का माइंड है ना, जो पूरी तरह जो सरकारी नौकरी में घुस चुका है, ठीक है, और वो लगा उससे उसका जीवन बीत चुका। मैं कड़ी भी बात बोलता हूँ लेकिन सच्ची है, समझ में आएगी बात है। काम तुम हर जगह करना पड़ेगा। जो सेट हो चुका है ना उसके दिमाग में, जब तक वो नहीं उतारने के ना तब तक बर्बाद होता रहेगा इंडिया। ऊपर का इंडिया। मौसमी बेरोजगारी पता लग चुकी, जो एक विशेष मौसम के दौरान होती है, ठीक। इतना ही लिखोगे, जो एक विशेष मौसम के दौरान होती है। मेन मकसद था समझाना। वो ना सिचुएशन बना के देवे, कंडीशन बना के देवे, या कौन सी बेरोजगारी है हमारे पास। उसके बाद मैं नैनीताल में रहा कुछ दिनों तक।
ज़िंदगी इस तरह ही चलती रही भाई। फिर उसकी एक और बेरोजगारी आई हमारे पास। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने कंपनी में काम करना स्टार्ट करा। रात को काम करता, दिन में बॉडी बनाता, रात को काम करता। आ जाओ, ठीक, चलो आ जाओ। हमारे पास कौन कौन थी, सारी बेरोजगारी मेरी परेशानी है, घबराओ ना, टेंशन ना लो। यह मेरी कहानी नहीं है, हर आम आदमी की कहानी है जिसके पास रोजगार नहीं है, वो इस कहानी से अपने आप को कहीं ना कहीं लिंक कर सके। ठीक, देखा मुझे कितने धोखे मिले। सुनो सुन लो सुन लो सुन लो। अब उसके बाद एक स्ट्रक्चरल, सुन लो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हेडिंग बनो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। लिख लोगे स्पेलिंग, ये बताऊं, STRU स्ट्रक्चर, बताओ क्या बैठे स्पेलिंग, RAL, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। हेलो, लिखो जल्दी फटाफट। गुड मॉर्निंग। भाई कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक। ये कौन सी बेरोजगारी हो, ध्यान से सुन। उसके बाद बता क्या हुआ, नैनीताल में मेरा काम नहीं चला, समझ बात है। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने सोचा, घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया, घर तो अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरी तरफ से तो पहले ही मर गया था। आज तो 5 साल बाद तेरी आँख खुली है, आज दिखाई दे रहे थे माँ बाप ये तेरे पास। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, बैग उठाया, फिर निकल लिए। सालू को फ़ोन करा, मैंने कहा कुछ खाते में पैसे डाल दिए, इनकी तो नौकरी है ही भाई। सही बात है, ठीक है भाई जी मैं डाल ली, 5,000 रुपये डाल दिए। फिर बंडियों को फ़ोन करा, मैंने कहा डाल दी, कोई बात तो नहीं, ठीक है भाई जी मैं डाल दी 5,000। इससे 5,000 रुपये तो सबने डाल दी, ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने 2-4 दारू की बोतल ओढ़ ली। फिर उसके बाद फिर नदी किनारे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने सोचा अब भयंकर वाली मेहनत करेगा अपन, अब अपन काम सीखेगा। ठीक, फिर मैंने काम सीखना स्टार्ट कर दिया, और काम जैसे सीखना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा कंप्यूटर सीखता हूँ, चलो पावर पॉइंट, एक्सेल वैक्सेल सब सीख लिया, सब सीख लिया मैंने, सारे टाइपिंग वाइपिंग सब सीख कर बैठ गया मैं। मुझे बाद में जाकर पता चला, ठीक है, क्या जो टाइपिंग वाइपिंग एक्सेल पैक्सेल सब सीख रखे ना मैंने, कुछ दिनों बाद मैंने 4-5 महीने तक सीख क्या, मुझे जॉब भी मिल गई, जॉब भी मिल गई मुझे। और जॉब मिली मुंबई की कंपनी के अंदर, मुंबई में मिली कंपनी में जॉब। और बढ़िया करके मैंने वहाँ पूरा ग्रो कर लिया भयंकर तरीके से, और मेरी बहुत जान पहचान भी होगी। मैं पूरा मेहनती बनने से काम करता हूँ, सुबह शाम बैठे रहता हूँ, दौड़ 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 दौड़। और लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 12 घंटे काम करता हूँ। ठीक, अब जो मेरा उस्ताद ने मुझे पता क्या कहता, अब आपको ना यहाँ से, अब आपको यहाँ से शिफ्ट करा जा रहा, बेंगलुरु भेजा जा रहा, और आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। बाद में जाकर पता चला बेंगलुरु, हाँ बहुत अच्छे खिलाड़ी हो आप, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जा रही, आप बहुत लगनशील व्यक्ति हो, आप जो काम करते हो दिल से करते हो। मैंने कहा अच्छा ये बात है। जैसे मुझे बाद में जाकर मैं बेंगलुरु पहुंचा, बेंगलुरु की कंपनी कहती है मुझे क्या क्या आता आपको, मैंने कहा ये सब चीज़ें पहले ऐसे काम कर रहा था, इसमें तो एक भी कोर्स नहीं है जो आप पाता। यहाँ तो सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी, जो आप एक्सेल टाइपिंग वगैरह सब करते हो, यहाँ तो एआई कर रहा है। ये तो चैट जीपीटी सब कर देगा, ये तो चैट जीपीटी सब कर देगा। जो आप टाइपिंग टिक टिक करके कर रहे थे सारा बोल के हो जाएगा 2 मिनट में, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे क्या सीख का हो आपको कुछ नहीं आता, नहीं मिलेगी आपको जॉब, निराश होगा। टेक्नोलॉजी चेंज, तकनीक चेंज, उसके बाद पता क्या हुआ, रोजगार छिन गया मेरा, बर्बाद होगा मैं। इतना तबाह, इतना 4-5 महीने तक मैंने सीखा था पिछली वाली कंपनी में। उसी कंपनी के पास दोबारा पहुंचा, उसी कंपनी के पास, कह रहे यहाँ भी यही होगा जुगाड़। मैंने कहा ये क्या है, ये कह रहे अब सोनो जी एक काम करो, ये दूसरा स्किल दोबारा सीखा हो जाएगा, आप चैट जीपीटी एआई सब दोबारा सीखा हो जाएगा। मैंने कहा तो बराबर बेरोजगार होगा नहीं मैं। ऐसी बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, यही है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ बात है। फिर मेरी मुलाकात सोनिया तो हुई, सोनिया मेरी दोस्त थी, समझ बात है। उसने मुझे चैट जीपीटी सिखाया, पूरा कोर्स करवाया, एआई का मास्टर्स, पूरा एआई के अंदर मुझे मास्टरी करवा दी उसने। लगातार 3 महीने तक वो मेरे साथ रही, और 3 महीने तक मुझे परफेक्ट बना दिया उसने मुझे, तब जाकर मुझे रोजगार मिलेगा। समझ बात है। जैसे चैट जीपीटी मैंने सीखा, और उसने मुझे अमेरिका भिजवा दिया अपने पैसे पर ही, क्योंकि अरे यहाँ रहा तू। बाद में जाकर पता चला अमेरिका ने तो चैट जीपीटी से भी बढ़िया कर खतरनाक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया।
मैं पढ़ लेता तो फ़ोन करूँ, हेलो सोनिया, यहाँ सोनिया नहीं है, मैं तो उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। आओ बताओ। क्या होगा? कौन सी बेरोजगारी है? व्यक्ति के पास सब चीज मौजूद थी, उसके बाद भी पता क्या हुआ, उसके बाद भी उस पर लगातार उसका स्किल स्टेबल था, स्थिर था, तो उसके स्किल के विरुद्ध में जाकर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो व्यक्ति बेरोजगार होगा। टेक्नोलॉजी चेंज होने पर, जब व्यक्ति तकनीक चेंज होने पर, और तकनीक की खूबी क्या हो, हमेशा चेंज होती रहती है। साइंस हमेशा लगातार ग्रोथ करता, समझ नहीं बात है। इसलिए इस इंसान को इसके अकॉर्डिंग ढलना चाहिए। मैं इसके अकॉर्डिंग ढल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, एक सेफ जोन में चला गया, तो मुझे सीखना चाहिए था, इसलिए मैं संरचनात्मक बेरोजगारी का शिकार हुआ। समझ में आई बात है? पेपर में ऐसी कंडीशन बना के पूछता, कोनो प्रॉब्लम छो? लिखो, कहाँ जाओ थो, लिखो, ये आईडी बना ली तुम, उससे ज़्यादा भी जब लिखो, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त नहीं हो सकता है, कार्य प्राप्त नहीं होता है। पांचवें नंबर पर संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आई, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सिलसिला ये नहीं चलता। मैंने जब 2-4 साल में मैं उससे भी बोर हो चुका, बोर हो जाऊँ ना मैं। अच्छा, मुझे चाहिए, अपने बस की बात नहीं है यार, इससे बाहर निकलो सब चीज़ें से। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और कहानी आगे बढ़ती है, अब सोचते हैं यार अपनी डिग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। जो आपने 10-11 डिग्री इकट्ठी करके घूम रहे हो आप, BA आपने कर रखी, MA आपने कर रखी, कितने सारे विषयों में, BSc आपकी, MSc आपकी, MBA आपके पास है, BC आप, भाई इतनी सारी डिग्री, और तो और PhD भी आपकी होने वाली। अरे यार इतनी सारी डिग्री आप लेकर घूम रहे हो, ठीक, समझ में आई ना बात? या इसका मतलब व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से योग्यता, समझ की बात है। मैं सोचा यार सुकून ढूंढते हैं, चलो मैंने कहा चलो इन डिग्री के बेस पे रोजगार ढूंढ लेते हैं। मैं गया कॉलेज के, पड़ोस के कॉलेज में, मैंने कहा बाबूजी नौकरी चाहिए मुझे। हरिओम आसपास के सारे कॉलेजों में गया, ठीक, यहाँ सब पहुँच गया मैं, आसपास उत्तराखंड के सारे कॉलेजों में घूम गया, समझ की बात है। कुमाऊं के कॉलेज में पहुंच गया, गढ़वालों के कॉलेज में पहुंच गया, HNB यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। मैंने कहा बाबूजी रोजगार चाहिए मुझे, देखो 10-12 डिग्री मेरे पास मौजूद है, ठीक, इस बेस पर मुझे अब जो जॉब दे दोगे कोई? उसने कहा हाँ मिल जाएगी, आपको जॉब तो मिल जाएगी, यहाँ हमारे पास सारी सीट पहले से ही फुल है, आप यहाँ एक ही पोस्ट खाली, वहां गार्ड की, अब बताओ करोगे क्या? व्यक्ति के पास PhD करा हुआ व्यक्ति, 8 विषयों के अंदर, 8-9 विषयों के अंदर मास्टर्स हासिल, और दूसरे अलग अलग विषयों में साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ा हुआ व्यक्ति, ठीक, MBA करा हुआ व्यक्ति, PhD करा हुआ व्यक्ति, गार्ड की ड्यूटी करने में मजबूर, अपनी योग्यता के अनुसार उसे जॉब नहीं मिल रही, उस तक कम स्किल वाली जॉब मिल रही उसे। बात समझ में आई ना क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, ठीक है। इसे बोलते हैं कौन सी बेरोजगारी बताइए तुम्हें? तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब इस बेरोजगारी को हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी। इतनी बात बताओ समझ में आया कि नहीं आ रहे? ए ठकुराई, काहे समझ में आए तो पता लग चुका। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति को गार्ड की जॉब मिली, मैंने सोचा इससे बड़े तो कोई जॉब ही नहीं है। सुबह को आओ 8 बजे, सांझ को 5 बजे जाओ, दुनियादारी बाट बजाओ, इससे बेस्ट क्या जॉब होगी? ठीक, दुनियादारी से मतलब नहीं है, बस गेट ही तो खोलना सुबह शाम, सुकून की जिंदगी, चलो जाओ। अल्प बेरोजगारी, इसे बोलते हैं अंडर बताओ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या बोला? जब एक व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, उससे कम स्किल वाला काम मिल रहा, समझ में आएगी बात है? तो लिखो, उच्च कौशल वाला व्यक्ति जब कम वेतन और कम कौशल में संलग्न होता है, उच्च कौशल वाला व्यक्ति, हाई स्किल है उसके पास, एक व्यक्ति के पास हाई स्किल है, उच्च कौशल है उसके पास,
उच्च कौशल वाला व्यक्ति, कौशल वाला व्यक्ति, जब कम कौशल वाले, कम वेतन वाले कार्यों में संलग्न होता है। कम कौशल वाले, कौशल वाले या कम वेतन वाले। बताओ 8,000 की जॉब कर रहा हूँ मैं, इतना पढ़ने लिखने के बाद 8,000 की कभी चाय पीता था। कम वेतन वाले, कार्यों में संलग्न होता है। कार्यों में लिप्त होता है। तो उसको ही कहाँ कहते हैं? अल्प बेरोजगार कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? 5 होगी ना, 6ठे नंबर पर जाओ। नहीं, इससे भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। लिखो टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं हिंदी में? तकनीकी। सही कर लो खुद ही, तकनीकी बेरोजगारी। है क्या वाला है? उसके बाद में गार्ड की नौकरी तो बोर हो चुका, मैंने कुछ नया करते, बस 1 साल करीब मैंने गार्ड की नौकरी है। सही बात है, जिंदगी में बहुत सुना सुनापन आ चुका। क्या आ चुका? सुना सुनापन आ चुका। उसके बाद मैंने एक कंपनी में काम करना चला गया। मैंने कहा यार कुछ कंपनी में देखते हैं जॉब। मैं चला गया कंपनी में। वहाँ मुझे क्या करना था? बोतल आ रही थी, उसका ढक्कन बंद करना था। बोतल आ रही थी, उसका ढक्कन बंद करना था। पेप्सी में चला गया। सही बात है, बोतल आ रही थी, उसका ढक्कन बंद करना था। एक दिन में मैं 100 ढक्कन बंद कर रहा था। बस हाँ, टाइट करना पड़ता था ना, प्लास्टर उठा के वैसे टाइट करना पड़ता। ऐसी कंपनी में काम कर रहा था। बाद में पता क्या हुआ? जो काम मैं कर रहा था ना, जो काम मैं कर रहा था, उसका क्या हुआ? उसकी जगह ने एक मशीन आएगी और वह एक दिन में 1000 ढक्कन बंद कर दो। अब बताओ मालिक को वह मशीन चाहिए कि मैं चाहिए? तो मेरी छुट्टी फिर, तो फिर मैं बेरोजगार होगा। ऐसी बेरोजगारी कहते हैं तकनीकी बेरोजगारी। सही बात है, जो कुछ लोगों को रिप्लेस कर देती हो टेक्नोलॉजी के कारण। सही बात है, टेक्नोलॉजी के कारण व्यक्ति ना बेरोजगार हो जाए। अगर व्यक्ति टेक्नोलॉजी के कारण रोबोट नहीं आएंगे तो कितने लोगों की छुट्टी कर देंगे। सही बात, एआई नहीं आएगा, कितने लोगों की छुट्टी कर देंगे। कंप्यूटर वाला का सबका बट्टा बैठाने वाले, जिन्होंने भी कंप्यूटर सीख रखा था ना, और एआई नहीं सीखा ना, हो गया, बर्बाद होगा वो। तबाह होगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है उसका। वो जो काम कर रहा था ना, फिर टिक 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 कर कर रहा था, वो सारा का सारा 5 सेकंड में निपटा देगा चैट जीपीटी। सब कैसे तैसे करता, करके देख लो। क्या बनवाना तुम्हें? एक्सेल में कोई सीट बनवानी, चैट जीपीटी बोल 2 मिनट बना के, 1 सेकंड बना के देगा। कहाँ टिक टिक कर रहे बैठे, उससे बेहतर बना के देगा। और उसके अलग अलग ऑप्शन देगा बना, कुछ भी बोलो तुम उसे। दुनिया कहाँ पहुंच गई देख लो। तकनीकी बेरोजगारी पता लग चुका है। सही बात है, अगर तकनीक के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है। लिख दो, यदि व्यक्ति तकनीक के कारण बेरोजगार हो जाता है।
एक बात बताओ तो यादों में मरते। एक सबसे इंटरेस्टिंग है, अब तक सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया, उसका नाम है परछन बेरोजगारी। अच्छा फेवरेट है। परछन बेरोजगारी लिखो, हेडिंग बनाओ परछन बेरोजगारी, कई बार पेपर पूछा गया। परछन बेरोजगारी, दूसरा नाम भी लिखो उसका, अप्रकट बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। अप्रकट, अप्रकट या छुपी हुई। परछन बेरोजगारी, अप्रकट या छुपी हुई बेरोजगारी, ये नाम है इसके। चलो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, जो होना था हो चुका। सुन लो, ध्यान लगेगा, जो होना था हो चुका। उसके बाद सुन लो, परछन बेरोजगारी, अप्रकट बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी, इंग्लिश में लिखो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइड, DISG, स्पेलिंग लिख दोगे, DISGUIED, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइड। ठीक, एक बात बताओ तो, एक बात बताओ, चलो आ जाओ, जो होना तो हो चुका है, वहां तो भी जॉब चली गई। अब सुना, अब चला कि भाई मैं घर पहुंचा, 10 साल बाद घर पहुंचा, अब खेती करेंगे आपको, अब बनेंगे MS स्वामीनाथन। घर वाला तो घर था ना, पता लग चुका, जो मेरे घर के थे ना सारे के सारे, मैं भूकंप में दबा के मर चुके थे, तो मेरे पास सुन लो 3 बीघे का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैं क्या करूँ, तो कहानी यार सुन लो। तो मेरे पास 3 बीघा टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस पर भी केस चल रहा है। 3 बीघे का टुकड़ा कितना? 3 बीघे का टुकड़ा, समझ नहीं बात है ये। या सुन लो, ये जमीन मंजर पड़ी हुई और इसे बहुत साल से किसी ने बोया नहीं, यहाँ सब सुनना पड़ा। फिर ना गेट खोला, धूल जमी पड़ी पूरी पूरी चारों तरफ, कोई ध्यान नहीं। 3 बीघा टुकड़ा, तो मैंने सोचा अब खेती करते हैं, पता लग कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, कौन बचा हुआ? कोई नहीं बचा हुआ हमारे घर में, कोई। सही। उसके बाद सुन लो कौन कौन आया। एक दोस्त आया मेरा, उसका नाम दीपक। एक दोस्त आई मेरी, उसका नाम सुनीता। एक और आई मेरी सोनिया। कितने जने होंगे हम? एक आया मेरे दोस्त विनीत, उसका नाम विनीत। 5वें नंबर पर आया एक और हमारे दोस्त, उसका नाम मेरे पास मनोज। कितने लोग हो गए? 5 हो गए ना, 8 आ जाओ। ये 5 के 5 लोग, कोई दिक्कत नहीं तक। क्योंकि अरे यार हम भी अपना घर बार छोड़ के आ गए, तेरे साथ ही रहना, जिससे साथ रहने का मजा ही अलग यार। तू बार बार घूमता रहना है तो इंडिया के अंदर, तुझे कुछ काम तो है नहीं, खाली तो आई थी। सही बात है, हम जा रहे तेरी जैसी जिंदगी। मैंने कहा जाओ एक काम करते हैं, खेती करते हैं। 5 के 5 लोग थे, इसके अंदर से 10 कुंटल गेहूँ निकला। इस बार भी 10.5 निकला हमारे यहाँ तक। सही बात यह, तो 10 कुंटल गेहूँ निकला इसके अंदर। कितना? 10 कुंटल गेहूँ निकलता इसके अंदर। 10 कुंटल आसान भाषा मान लो 10 बोरी निकलती है इसके अंदर। कितनी बोरी? 10 बोरी गेहूँ निकलती है इसके अंदर। हमने दबा के मेहनत करी, रात दिन 5 जनों ने मेहनत करी। यहाँ से 5 जनों ने मेहनत करी लगातार। उसके बाद इसमें से दीपक की शादी होगी, ये सोनू मान लो, सोनू। दीपक की शादी होगी, सोनू की शादी नहीं हुई, इनकी सबकी शादी होती चले गई। इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे, सब क्या है। अब ये बताओ, इस खेत के अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक, अब तो पहले कितनी बोरी होती है इस खेत के अंदर? 10 बोरी। अब सोनू तो बेचारा खाली बैठा रहा, यहाँ से डोल पर बैठा रहा, दूर तक ताकता रहा। कोई इसके अंदर कोई डंगर ढोराना पड़ेगा, समझ ये बात है। बुजुर्ग हो चुके अब तो सोनू जी भी लाठी लेके चलते। और इनके ये है ना, ये 18 चवन्नी है इनकी। 2 4 2 3 और 7, ये सारे लोग भी इसमें ही आ गए। 5 लोग तो है, पहले तो काम कर रहे थे, ये सारे लोग इसमें आएंगे। बताओ 10 बोरी के अलावा कहीं 20 बोरी निकल जाए खेत वाले। उत्पादन में कोई फर्क पड़ेगा? उत्पादन कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0। इसे बोलते हैं सीमांत उत्पादन। उसे कहते हैं पहले कितना था, इस बार कितना बढ़ेगा।
कुछ बढ़ा नहीं, तो सीमांत उत्पादन कितना, जीरो। समझ बात यार, जो सीमांत उत्पादन है हमारे पास जीरो। ठीक, इसका मतलब जब सीमांत उत्पादन जीरो हो, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी टर्म दे रहा हूं मैं एक प्रकार का, क्योंकि पेपर में सवाल पूछा हुआ सीमांत उत्पादन क्या हो, पिछले साल 10 बोरी निकल रही थी, इस बार 12 होगी, तो इसका मतलब सीमांत उत्पादन कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ तो 10 बोरी निकल रही थी, अगले साल भी 10 निकलेगी, चाहे 10 लोग और आ जा, आधे तो इसमें इतने खेल लिए। समझ की बात है, 18 20 साल के हो चुके, मैं वही 55 साल का हो चुका, मैं भी खेत में बैठा रहूँ, वे बता क्या कर, साइकिल उठाओ और रोज सुबह को चक्कर मारेगा, 2 बार चक्कर मारेगा इसका, फिर घर आ जाएगा, अपने आप को रोजगार में मानना हो। सही बात है, कुछ काम नहीं है। और एक ये छोटे छोटे आपका तो है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते खेत पे पहुंच गए, घरे रोजगार खेत में गया था, पर अब उस खेत के अंदर 20 जने काम कर रहे हैं, कितने, उत्पादन कितना, फिर भी 10 बोरी। तुम्हें लगता है जब 5 लोग काम करे जब भी 10 बोरी निकल रही थी, तुम्हें लगता है उन 5 को छोड़कर सारे के सारे जो लोग हैं बेरोजगार है, तुम्हें लगता है एक प्रकार की रोजगारी है, बेरोजगारी है नहीं एक प्रकार की है, तो लेकिन एक बेरोजगारी ऐसी उन्हें दिखाई देती है। ऐसे ऐसे पीस तुम्हारे गाँव में पता नहीं कितने सारे मिल जाएंगे तुम्हें। सीमांत उत्पादन कितना, जीरो। उत्पादन प्रोडक्शन तो जीरो ना उसका, सीमांत उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन जिसे कहते हैं वो जीरो। तो इसका मतलब है छुपी बेरोजगारी हमारे पास, या अप्रकट, प्रकट नहीं होती है किसी को दिखाई देने का, लेकिन रोजगार में किसी के 2 बच्चे थे, पहले खेत में काम कर रहे थे, 4 हो गए, अभी खेत में काम कर रहे, 6 हो गए, अभी खेत, अबे सारे बेरोजगार में 2 को छोड़कर प्रोडक्शन में क्या घंटा फर्क पड़ रहा है। समझ की बात है, तो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में पाई जाए परछन बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, हर गाँव का जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा में परछन बेरोजगारी, हर दूसरा तीसरा आदमी इसका शिकार है, उसे कुछ काम नहीं है, सुबह को साइकिल उठाकर चक्कर मारा खेत पे आकर फिर घर बैठ जाएगा, उसे लग रहा है मैं रोजगार में हूँ। उसके 2 बच्चे और पैदा हो जाएंगे, 2 बच्चे और पैदा हो जाएंगे उसके, फिर वो फिर इस तरह करेंगे, फिर मैं चक्कर मार के बैठ जाएंगे, इस तरह जाएगा, ये बड़ी बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। कृषि क्षेत्र के अंदर इतने लोगों की जरूरत नहीं है जितने काम कर रहे हैं। 49% के आसपास अब भी वर्तमान समय में कृषि कार्य में संलग्न है, लगभग 50% के आसपास लोग कृषि कार्य में संलग्न है। अब भारत की GDP में उसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। और जब तक ये कूद कर सेकेंडरी सेक्टर में जाने के लिए ना, तब तक इन्हें कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होता नहीं का। एक अब सवाल है, इसके आंकड़े कौन जारी करा, बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करा, NSSO पहले जारी करता था, अब जिसको NSO कहते हैं। मैंने कहा था ना CSO को और NSSO को मिलाकर क्या बना देगा, NSO बना देगा, NSO नहीं NSO। सही बात है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसे कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये बना दिया हमारे पास, कब बनाया, 2019 में। कितना बनाया, यशस्वी, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये बेरोजगारी का आंकड़े जारी करा। समझ की बात है, कोई प्रॉब्लम है तक, ये लिख दिया तुमने परसेंट बेरोजगारी के बारे में, ये टुकड़ा बना दो खेत का, सीमांत उत्पादन बराबर जीरो, ठीक है, छुपी बेरोजगारी सब लिखो उसके बारे में जो भी तुम्हें समझ में आया। एक तो वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, एक हो हमारे पास इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या वाला हो, इच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं भाई, अनिच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये क्या हो, किस चीज़ को कहते हैं। इच्छिक बेरोजगारी बड़ी डेंजरस हो, भारत में आजकल इसका प्रचलन तेजी के साथ बढ़ रहा है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब जानते हो क्या हो, व्यक्ति ने अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, काम भी मौजूद है। हाँ, व्यक्ति अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, काम भी मौजूद है, क्योंकि उसे पसंद का रोजगार, उसे ना उसकी पसंद का वेतन नहीं मिल रहा। सही बात है, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति, सही बात है। हाँ, मुझे लगता है कि जितने भी आसपास की जॉब है ना सारी की सारी, ये मेरे वेतन के हिसाब से नहीं है। समझ बात है, तो इसका मतलब हमारे पास इसे जो हम स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, इच्छिक बेरोजगारी, मेरी इच्छा के अनुसार। बात समझ में आई बात, या व्यक्ति की इच्छा के, अगर व्यक्ति अपनी मर्जी, घर में उससे एक ही काम है, टीवी रिमोट देखना, नेटफ्लिक्स देखना, जियो हॉटस्टार देखना, बैठ कर सारी मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, यही पसंद हो, सर रोटी दे दो, खाना दे दो, सर अपड़ को सो जाओ बस वो। सही बात है, ठीक, और उसकी काम करने की उम्र हो रही है। लेकिन ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं इच्छिक बेरोजगारी है, काम सब मौजूद है, यह इतनी चिंताजनक नहीं है जितनी चिंताजनक अनिच्छिक बेरोजगारी। इसलिए जितनी बेरोजगारी है ना तुम देखते हैं, उसे 2 ही भागों में बांट सकते हो तुम। सही बात है, जितनी बेरोजगारी, अनिच्छिक बेरोजगारी, काम है ठीक, काम नहीं उपलब्ध है और व्यक्ति काम करने की इच्छा है, काम उपलब्ध नहीं है, वो कुछ भी करना चाह रहा है, कुछ भी करेगा, कुछ भी काम नहीं मिल रहा, कुछ भी काम नहीं मिल रहा, काम करने की इच्छा है, तो बोलते हैं अनिच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनिच्छिक बेरोजगारी। यस और नो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक, लिख दोगे सर। इच्छिक बेरोजगारी क्या लिखोगे इसके अंदर, व्यक्ति जब काम करना चाहता, काम करने की इच्छा नहीं होती। सही बात है, ठीक, काम करने की इच्छा नहीं होती, क्यों, नेटफ्लिक्स देखना हो ना सब पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास अनिच्छिक बेरोजगारी कौन सी होगी हमारे पास, मैंने कहा ना, सुन लो,
रोज काम करना चाह रहा है लेकिन रोजगारी गायब। क्या काम कर रहा हो? कुछ भी काम करने के लिए मजबूर हो लेकिन काम ही नहीं है, तो इसकी ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, चलो नोट करो सभी, लिखो इसके अंदर भी दो दो लाइन। एक चीज और देख लो जाते जाते, जाते 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 तेरी इधर लिखी बेरोजगारी, इधर मुद्रास्फीति, महंगाई, महंगाई महंगाई को मापो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI बंद हो चुका मैंने यहाँ से, होलसेल प्राइस इंडेक्स वो नहीं नापते। आगे पढ़ने वाले इसके बारे में भी जितनी भी वो ना महंगाई सारी की सारी महंगाई, उससे चैप्टर पूरा क्लास लेंगे इसका। ये हमारे बेरोजगारी होगी हमारे पास, ये मुद्रास्फीति होगी। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में उल्टा संबंध बताया जाए। ये ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ तुम्हें कुछ कहना चाह रहा है, ये कह रहा है अगर तुम ऐसा करके बढ़ते चले जाओगे देखो बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम नहीं होगी, कम होगी, देखो बेरोजगारी कम होगी नीचे जाने पर, जैसे जैसे बढ़ते चले जाओ फिर मुद्रास्फीति बढ़ रही। बेरोजगारी कम होगी तो मुद्रास्फीति बढ़, मैं नहीं महंगाई बढ़ जा। अगर बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ जा। नहीं समझे तुम क्या कहा? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में उल्टा संबंध हो, याद रखना बात यार। एक तो बेरोजगारी हो, एक क्या हो मुद्रास्फीति, महंगाई हो, इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, कैसा संबंध हो? उल्टा, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन विथ क्रमानुपाती संबंध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा घटेगा, ये बढ़ेगा घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगी। याद रखना पेपर में ये रिलेशन कहीं भी काम आ जाएगा, इसीलिए लिखवा दिया पहले ही। कभी कहीं भी अगर आ जा एक स्टेटमेंट बना दे दिया, बेरोजगारी बढ़ने के साथ महंगाई घटती है। सही है भाई, बेरोजगारी बढ़ने के साथ महंगाई घटती नहीं क्या? बेरोजगारी बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ती है, जो गलत है। समझ नहीं बात यार? ठीक, ऐसा बनाएगा दे दो कुछ भी, ऐसी बदतमीजी कहीं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बनाए तुमने? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठाओ उतारो मेरे दिल हंस ले गाले, ये दिल न मिलेंगे कल थोड़ी। हाँ एक बात और सुनो, एक बात सुनो, बेरोजगारी के आंकड़े हमें कहाँ से मिलेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ CMIE की रिपोर्ट आती है, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जिसे कहते हैं। इस संस्था, इसके बारे में जानते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इस संस्था के बारे में जानते हैं। या ना अब ये निजी संस्था, प्राइवेट संस्था, इसके लिए बहुत सारी, सुन लो, भारत के अंदर अगर नीतियाँ बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, अगर बेरोजगारी से रिलेटेड आंकड़ा चाहिए तो एक निजी संस्था इससे निकाल सकते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख देते हैं इसके बारे में कि इस नाम की भी संस्था या बेरोजगारी के आंकड़े निकाल कर देती है। और भारत की बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, इस प्राइवेट संस्था का, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन का आंकड़े यूज करती है नीतियाँ बनाने के लिए। अरे कल को तुम पॉलिसी मेकर बनोगे, तुम्हारा भी तो काम यही होगा, पता तो रहेगा तुम कि इस नाम की कोई संस्था भी है, बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ ले आएंगे, तो बेरोजगारी कम करोगे। जब तो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं होंगे तुम्हारे पास, कैसे बेरोजगारी कम कर लोगे? समझना ही बात है। तो कहीं से आंकड़े भी तो मिलेंगे कि कितने लोग बेरोजगारी दर कितनी बढ़ रही, कितने लोगों के पास रोजगार है नहीं, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो दो संस्था हमारे पास का काम करती है। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं, एक तो 1976 तक काम कर रही है हमारे पास CMIE, हेडिंग बनाओ कॉपी में, CMIE संस्था, इंस्टीट्यूशन का नाम ये लिख लो, छोटा छोटा डेटा इसके अंदर, CMIE पूरा नाम लिखो उसका, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग, स्पेलिंग लिखोगे मॉनिटरिंग की, MONITORING, मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक, पता लग चुका? क्या है? एक प्रकार का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। क्या है वो? इसमें लिखो, एक निजी और स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान संगठन, एक निजी, स्वतंत्र और आर्थिक अनुसंधान संगठन। रिसर्च भी होना है यहाँ से। निजी एक तो प्राइवेट है, प्राइवेट सही बात है, इंडिपेंडेंट, और दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास? ये इंस्टीट्यूशन है एक प्रकार का, निजी प्राइवेट संगठन। काम क्या है उसका? डेटा को कलेक्ट करना, उसे एनालिसिस करना। सुन लो, डेटा को कलेक्ट करना,
उसे एनालिसिस करना और पूर्वानुमान लगाना, एस्टिमेट लगाना। सही बात है, पूर्वानुमान भी लगा देता, पहले ही अनुमान लगा लेता, ये होगा, इकोनॉमी इतनी बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, ऐसे। कितने काम उसके? 3 कार्य लिख दो उसके, फंक्शन क्या है उसके वो लिख दो, कार्य फंक्शन। क्या का काम है उसका? डेटा को जारी करना। डेटा को क्या बोल रहे हैं हिंदी में? आंकड़े। डेटा को जारी करना प्लस विश्लेषण करना, एनालाइज करना। उसके बाद हमारे पास पूर्वानुमान लगाना। ठीक, कब बनायो? 76 में। कब स्टैब्लिश हुआ है? स्थापना कब हुई इसकी? कब स्टैब्लिश हुआ? 1976 में गांधी ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हेडक्वार्टर किधर है इसका? हेडक्वार्टर ए छक्कू छोकरिया, किधर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में है। मुंबई को क्या कहते हैं? मायापुरी, सपनों का शहर। जिसके सपने कहीं नहीं बुरे होते ना, यहाँ के बर्बाद हो जाओ। मैं ऐसा कोई सिटी नहीं है इंडिया का लगभग जाऊँगा जो मोस्ट सिटी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट का नाम है। वेस्ट ऑफ टाइम। एक इंपोर्टेंट बात है, अभी लिख दो, हेडक्वार्टर लिख दिया इसका, कहाँ थी? मुंबई में। नोट में लिख दो, यह सरकारी संस्था नहीं है। यह सरकारी संस्था नहीं है, समझ गए ना? इसके आंकड़े PLFS से अलग होते हैं। PLFS भी हमारे पास आंकड़े 2017 से जारी कर रहा है। इसके आंकड़े केकड़े नहीं, आंकड़े इसके आंकड़े PLFS, पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स, ये पढ़ेंगे अब थोड़ी देर में, ये पढ़ेंगे। इसके आंकड़े PLFS से अलग होते हैं, समझे? अब ये PLFS क्या बुलाए? PLFS एक प्रकार का सर्वे 2017 तक NSO के द्वारा करवाया जा रहा। ठीक, लिखो नेक्स्ट। अगली हेडिंग हमारे पास PLFS, पूरा नाम लिखो, पीरियोडिक लिख लोगे, PERIDOIC, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक PERIDO नहीं DIC, P क्या लिखा है स्पेलिंग दोबारा बताओ? ODIC लेबर फोर्स सर्वे, स्पेलिंग गलत लिखना। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अब तो लिख लोगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रम बल भागीदारी, आर्थिक संबल सर्वेक्षण है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। अरे यार, सर्वेक्षण किस तरह लिखा जाएगा? ये हिंदी बदतमीज है। कब से आंकड़े जारी, कौन जारी कर रहा है आंकड़े? NSO, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। कब से जारी करे जा रहे? 2017 से। समझना की बात है, ये सरकारी संस्था जो CMI पढ़ी थी ना तुमने, CMIE, सही बात है, वो प्राइवेट संस्था। और दोनों के आंकड़ों में अंतर पाया जा, काफी अंतर पाया जा, समझ बात है। पता लग चुका? ये जो आंकड़े जारी करती है संस्था 3-3 महीने बाद भी आंकड़े जारी करती है और 1 साल बाद भी आंकड़े जारी करती है। ध्यान दो,
तो इसके जो आंकड़े होंगे ना, त्रिमासिक होंगे और वार्षिक भी होंगे, एनुअल भी होंगे इसके, सही में, और 3-3 महीने बाद भी, 3 मंथ बाद। समझ की बात है? लिखो आंकड़े इसके जो होंगे, डेटा, इसका जो डेटा होगा ना 3 मंथ बाद होगा, 3 मंथ, या फिर एनुअल होगा, वार्षिक होगा, वार्षिक। सही बात है? 3-3 मंथ बाद होगा, ये एक साल बाद भी इसमें डेटा मिल जाएगा इसका। सर इसका कोई लेटेस्ट डेटा आया क्या? लेटेस्ट डेटा तो होगा उसका आपके पास गूगल भी तो है ना, आप क्यों जा रहे गूगल पर? वहाँ जाओ, दिखा एनएसयू की वेबसाइट पर जाकर ये पूरा हमें दिखा होगा सब, बात खत्म। ठीक, बहुत बदतमीज होगी आपकी। चलो कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। PLF रिपोर्ट 2024-25 की आई होगी नहीं, 25 डाल के देखता हूँ, 3 महीने तो बीत चुके ना। सुधर जा। देखा पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट 2025 सर्वे कंडक्ट द नेशनल स्टाफ। देखो लिखा हुआ इंडिया गैदर टू डेटा की लेबर की मार्केट इंडिकेटर्स टू वर्कर्स पॉपुलेशन। जनवरी में डेटा कंडक्ट कर लिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट एंड मंथली रिलीज डेटा की एक्सपायर तो 2025 वाला आ चुका है ना। 18 फरवरी 2025। कुछ दूसरा देखते हैं। किसकी वेबसाइट खोल लूँ? 24 के आंकड़े दे रहा है, चलो साल वाला देख लेते हैं। चलो एक उठा लेते, PI भी खोल लेते हैं। क्या नाम है? आवधिक सर्वेक्षण 2025 के रूप कब आया? 9 अप्रैल 2025 को डेटा रिलीज हुआ है। 9 अप्रैल तो भी गया ना। ठीक, अब ध्यान से सुनना, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, याद रखना। जब भी बेरोजगारी के तुम्हें डेटा चाहिए, आंकड़े चाहिए बिल्कुल बेरोजगारी के, हर 3-3 महीने बाद डेटा आ रहा है इसका। अभी आया डेटा इसका रिसेंटली, डेटा देख लो 9 अप्रैल 2025 4 बजे शाम के टाइम। PI भी ये इसका डेटा बहुत काम का हुआ पेपर में। इसका डायरेक्ट ये PI भी है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जिसे कहते हैं, इसके बहुत सारे डेटा, इससे न्यूज़ छपी जा। ओरिजिनल कंटेंट है सरकार का, ये ओरिजिनल कंटेंट क्या हुआ देख लो इसमें। इंपॉर्टेंट बात शहरों में क्या बताया गया, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, समझ की बात है, क्योंकि डेटा बदलते रहने तुम्हारे लिए काम का। जो सिविल सर्विस का छात्र तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए बड़ा काम का हो। समझ बात, ये क्या डेटा है कि ये क्यों? क्योंकि भाई जो लोअर PCS अपर PCS वाला उसे पता तो नहीं चाहिए सब चीज़ें कहाँ हैं। अब तो साधारण बच्चे जानकारी नहीं चाहिए। कल को बेरोजगारी के आंकड़े मिलने लगे, कहाँ से मिलेंगे उस आंकड़े? जान लो उसमें क्या है। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के लिए क्या है हमारे पास? LFPR में वृद्धि शहरी क्षेत्रों में। अच्छा, 2023 में इतना था, 24 में इतना होगा। अच्छा, इसका मतलब है शहरी क्षेत्रों में जो पुरुष है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहले अगर 100 में तो 74 लोग काम कर रहे थे, इस बार 75 लोग काम कर रहे हैं। शहरों में लोगों ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। ठीक, ये याद नहीं करना तुम, ना तुम्हारे किसी पेपर में काम करना का। हाँ, अगर कभी तुम्हें बेरोजगारी के बारे में डेटा चाहिए लेटेस्ट रिसेंटली, और तुम मेन से लिख रहे हो, यहाँ तक निकाल के 2 लाइन आराम से लिखे जा सके कि 2024-25 में इतना था तो इतना होगा, बस बात खत्म। अभी कोई काम करनी है, अभी बस इसे देख लो, समझ गए? पता होना चाहिए बस, ये अभी कुछ नहीं लिखना चाहिए। महिलाओं के लिए थोड़ी वृद्धि, शहरों की बात चल रही है, देख लो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए थोड़ी वृद्धि हुई। 25 थी पहले, 25.8, पहले 25.5 था, 25.8। चलो शहर के अंदर जो महिलाएं पीछे पहले की अपेक्षा 1% तो बढ़ी, 1% भी नहीं बढ़ी, बहुत कम बढ़ी। यहाँ तो 1% बढ़ गई, पुरुष काम करना स्टार्ट कर दिया। 25, इसका मतलब जानते हो क्या है? शहर में 25% का मतलब क्या है? अब अभी महिलाओं की स्थिति अभी समझ में आ जाएगी। तो शहर में अगर 100 महिलाएं हैं ना, अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, शहर में 100 लोग रह रहे और 100 लोगों का आंकड़ा करो तो उसमें तो इसका मतलब 100 मतलब केवल 75 लोग काम करने जा रहे हैं, 25 महिलाएं काम करने। 100 मतलब 25 महिलाएं काम करने जा रही, 75 महिलाएं घर में बैठती थी। समझ में आई बात है? ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर हो, पता क्या, पति तो कमा कर लेकर आएगा, पत्नी घर में खाना बनाएगी। एकदम वाहियात चीज है। सही बात है, उसे बेचारे को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। एक कल्चर चल पड़ा ना हमारे यहाँ से, समझ बात है, एक कल्चर चल पड़ा, बहुत बुरा कल्चर है।
इसलिए हम पीछे होता चले जा रहे हैं, इससे हमारा प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, जीडीपी भी हमारा कम हो। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, ये बता रहा है आंकड़े। उसके बाद देखो यहाँ श्रमिक जनसंख्या अनुपात, हमारे पास ये जनसंख्या का अनुपात नहीं कर रखा है कि श्रमिक जनसंख्या मतलब अपनी जनसंख्या का कितना लोग काम कर रहे हैं। सही बात है, ये हमारे पास आंकड़ा नहीं। बेरोजगारी दर ये निकाली, देख बेरोजगारी दर निकाला, कहा ना बहुत सारे आंकड़े थे बेरोजगारी दर। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल बेरोजगारी में मामूली गिरावट आई, 4.3% थी, 4.2% होगी। गांव के लोग 1-2 काम करना शुरू हो गए, मामूली गिरावट है, जिसमें से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मामूली कमी आई। हमारे देश में पुरुष बेरोजगारी बढ़ी, पहले कितनी थी 6, अब 6.1 होगी। पुरुषों में बेरोजगारी बढ़ रही हमारे देश में, लेकिन महिलाओं में बेरोजगारी में कमी आई, 8.9% से लेकर 8.2% महिलाएं काम करने गई। समझिए बात, 8.9 थी पहले बेरोजगारी, कितनी होगी 8.2। महिलाएं काम करने गई, पुरुष निठल्ले हो गए, वो घर में रह रहे। आज भी देख लो तुम्हारे आसपास गाँव में महिलाएं काम करने जा रही, पुरुष घर में बैठा हुआ। ठीक क्या, जिसे समग्र शहरी दर 6.7% रही। अखिल भारतीय स्तर बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट आई, 5% थी, इतनी 4 अखिल भारतीय स्तर पाई है। ये तो सरकार का डेटा, ये छुपाते हैं, सबको पता है बात, ये जानबूझ कर। लेकिन जो बेरोजगार के अवसरों में मामूली सुधार का संकेत देती है। चलो मामूली सुधार हुआ, इतने स्तर पर सुधार नहीं हुआ। बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं, थोड़ी पहले बताया था मैंने। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं। उसके बाद तो जब भी तुम आंकड़े चाहिए आराम से गूगल पर जाकर टाइप करा PLFSR सर्वे, और जब भी रिपोर्ट चाहिए तुम 2-4 आंकड़े निकाल कर हमने एक तरफ लिख लिया कॉपी में। जो मैं जब भी बता दूँ तुम मेंस लिखोगे तब भी बता दूंगा तुम। अगर ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग नया नहीं रहने का बिल्कुल भी। बेरोजगारी दर यहाँ सब देखने को मिलेगा तुम्हें, पर ये पूरा दे रखा है इसके बारे में, कब से इसका डेटा करा, कहाँ से डेटा निकल रहा है। यहाँ देखो नीचे देख रखा होगा पूरा डेटा। अखिल भारतीय स्तर पर पूरे इंडिया का मार्केट है पूरे, ग्रामीण शहरों में पूरा दे रखा है। जनवरी 2023 का ना, 24-25 का कहाँ गया, 25 का आएगा यार। पच्चीस का नहीं है, 25 में आंकड़े जा रही है, 24 का डेटा है। जब देखो पूरे साल का डेटा दे दिया, सुनो आंसर, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 का 25 में प्रकाशित होगा। WPR इसे जानते क्या है, कितना इंटरेस्टिंग चीज है यार, दिखाता हूं तुम्हें। ये क्या हमारे पास LFPR WPR श्रमिक जनसंख्या अनुपात, टोटल जनसंख्या का कितने लोग श्रमिक है, इसे WPR कहते हैं। बेरोजगार UR बेरोजगार कितने, तो WPR जनसंख्या में लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग श्रमिक है। PLR श्रम बल भागीदारी में स्टार्टिंग में भी पढ़ाया। उसके बाद बेरोजगारी दर UR हमारे पास 24 वाला आंकड़ा दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ से निकाल सको 24 वाला आंकड़ा देखो। FLPR कितना 80%, कितना हमारे पास 80%। ठीक, कब तक इसमें क्या लिख रखा है ना, व्यक्ति लिख रखा है, महिलाएं, वो पुरुषों का, इधर क्या कहा महिलाओं का। इस कॉलम में किसका दिखाई देगा तुम, पुरुषों का महिलाओं का, पुरुष महिला दोनों का हमारे पास जो। अच्छा शहरी का, वो ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का, ये ग्रामीण शहरी दोनों का, तो ग्रामीण शहरी दोनों का देखोगे हम। कितना हमारे पास 56.2% के आसपास। UR देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9, कितना 4.9। ठीक, छोड़ दो सर, इसमें तो कुछ नहीं लिखना, इसमें से कुछ नहीं लिखना। अब मैं वो चीज़ लिखवा रहा हूँ 2024 का वो आंकड़ा जो काम का हो सकता है तुम्हारे, जो तुम लिख भी सकते हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हटा दो, पता लग गया ना क्या हो। ठीक, तो जो भी तुम्हारे पास कंटेंट है वो गूगल पर तुम सर्च करो, गूगल यहीं पे सर्च कर दे, ChatGPT में तुम सर्च करो ना, ChatGPT यहीं पे सर्च करके देखो। सही बात है, ओरिजिनल कंटेंट जो ChatGPT तुम्हारे पास पहुंचे ना वो सेकेंडरी कंटेंट हो, क्या हो, द्वितीयक प्रकार का डेटा। चलो कोई प्रॉब्लम, लिखो। शहरों में बेरोजगारी दर बता कितनी, शहरों में लिखो, शहरों में बेरोजगारी दर, ये अक्टूबर से दिसंबर का आंकड़ा दे रहा हूँ तुम्हें, लास्ट वाला 24 का। शहरों में बेरोजगारी दर 6.4%, इसी का आंकड़ा दे रहा हूँ PLFS का 6.4%। गाँव में 4.2%।
हाँ, और 2023-24 में ना महिलाओं की भागीदारी श्रम में बढ़ गया, पता कितनी होगी? लिखो महिलाओं की भागीदारी, वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना होगा? नहीं, किसी भी काम के अंदर टोटल, शहर हो चाहे गाँव हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी काम करने में। 2017-18 में थी 33.3%, अब 2023-24 में होगी 41.7%। 2017-18 में 23.3% और 2023-24 में 41.7%। ये बड़ी अच्छी बात है। लिख दिया। अब हम एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था पढ़ने वाले जो मजदूरों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO कहते हैं। मैंने कभी किसी ज़माने में पहले पढ़ा था तुम्हें, यूट्यूब पर इसका वीडियो पढ़ा हुआ मेरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ILO, जब इसकी बात कर ही ली हमने। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो जिससे रिलेटेड होगा वहीं पढ़ाया जाएगा भाई। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बहुत रिपोर्ट जारी करती है संस्था। अगर तुमसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई, ठीक, तो कब बनाया, पहली बात तो ये बताना चाहिए तुम्हें, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1919 में। कब? 1919 में। कुछ किताबों में 1921 में लगा तुम्हें, अगर पेपर में 1919 ना मिला तो 1921 पर टिक मार दियो, ठीक है। कब बनाया? 1921 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किसकी संस्था है? UNO की। कौन सी संस्था है? किसकी संस्था भैया? लिखो UNO की संस्था, ब्रैकेट में लिखो UNO। UNO की संस्था है। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संधि से कहते हैं, ठीक। कभी से UNO की मान्यता मिली? 1946 में। 1946 में UNO का पार्ट बन चुका है ILO। हेडक्वार्टर लिखो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ से? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ से इसका? जिनेवा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उद्देश्य क्या है इसका, क्या है इसका उद्देश्य बताओ, ठीक। 2-3 लाइन लिखाऊंगा। सभी के लिए उचित कार्यों को मुहैया करवाना, डिसेंट वर्क करना चाहिए। लिखो, सभी के लिए उचित कार्यों को बढ़ावा देना। उचित कार्यों को बढ़ावा देना मतलब डिसेंट वर्क, मजदूरों का ध्यान रखती है, ठीक। सभी के लिए उचित कार्यों को बढ़ावा देना।
दूसरा, श्रमिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। जो हमारी लेबर है ना, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है इंटरनेशनल लेवल पर, श्रमिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, मूल अधिकारों की रक्षा करना। ये लेबर, इसके राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लिखो, लिख दिया, श्रमिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। ब्रैकेट में जैसे मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षित काम का वातावरण। न्यूनतम मजदूरी, जैसे ब्रैकेट में लिखो, जैसे न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। मिनिमम वेज मतलब न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, और दूसरे में बताया क्या क्या बताया मैंने तुम्हें, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मतलब सुरक्षित वातावरण। ठीक, और भी बहुत काम है इसके, सुन लो पहले। ठीक है, 2 मेन काम है इसके देश के। ये भी देखिए, ILO का काम होगा कि कोई ऐसा देश तो नहीं है जो वहाँ के मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा हो, बाल मजदूरी करवा रहा हो, सही बात है, और दोनों वेतन पर्याप्त मात्रा में दे रहा हो। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहीं मजदूरों के साथ अन्याय होगा ना, ILO उसके माथे पे चढ़कर खड़ा हो जाएगा। यहीं से रिपोर्ट जारी होगी, 2-3 रिपोर्ट भी जारी करे, बहुत फेमस है इसका काम, सही बात है। उसके बाद मैंने कहा रोजगार के अवसर, और दूसरा सामाजिक सुरक्षा। आजकल गिग, तुमने नाम सुना है गिग वर्कर का, जो ये जोमेटो वाले अब हमारे पास, इन्हें गिग, जोमेटो वाले हुए, अमेजन वाले हुए, इन्हें गिग वर्कर की श्रेणी में करते हैं। इन्हें ये रिपोर्ट जारी करता है ILO, ये बताता है इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनके लिए बीमा भी होना चाहिए, और इनका PF भी कटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ बढ़े, किसी पूरी दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं आता, दुनिया इतनी तेजी के साथ बदल जाएगी, और कोरोना के बाद तो बहुत तेजी के साथ पैर पसारे। इन्हें सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी चाहिए चाहिए। अगर कल में रास्ते में किसी एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं तो बताओ उनके घर का ध्यान कौन रखेगा? ना तो उनका कोई बीमा है, ना उनको कोई PF है, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी हो। और लोग उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, समझ बात है। पहले तो अपने घर मंगाते हैं पिज्जा, फिर उसे वापस भी करवा देते हैं, सही बात है। उसकी सैलरी भी कट जाता है, बेचारा नुकसान हो जाता है उसे। तो बहुत सारी चीज़ देखनी चाहिए। मजदूरों का ध्यान रखने का काम ILO करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पता लग चुका है? जो मैंने सवाल 1919 वाला है, 1919 ना मिलाना पेपर में, क्या लगाना 1921। पहले किसे पढ़े थे देनी 1919 को, फिर टिक क्या लगाना, नहीं तो फिर नहीं हो तो 1921 पर टिक लगाना। किसकी संस्था है 1900 UN की, कब बनी 1946 में, हेडक्वार्टर कहाँ थी जिनेवा में, क्या काम कर रहा है मजदूरों के लिए काम करेगा, उनकी उन्हें जो हमारे लेबर हो ना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनके अधिकारों को रक्षित सुरक्षा करने का काम करती है। अच्छा, हाँ, इंपॉर्टेंट बात। और क्या सवाल पूछेगा तुमसे, और सवाल पूछेगा तुम एक बात बताओ कि कौन कौन सी रिपोर्ट, इतने सदस्य कितने हैं इसके, टोटल सदस्य लिखो, मेंबर कितने हैं इसके? 190 है। 190 ये कितने हैं? 190 होंगे यार। हाँ, ILO में अब तक 190 देशों ने साइन कर दिया। ठीक है, मेंबर लिखो, कितने सदस्य इसके, सदस्य लिखो 190 लिख दिया। अब देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट जारी कर रहा है, सही बात है। लिखो, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटपुट रिपोर्ट। वर्ल्ड कौन कौन सी रिपोर्ट जारी कर रहा है? ILO की रिपोर्ट देखो, ILO की रिपोर्ट। वर्ल्ड क्या लिखा है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटपुट रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इंग्लिश में लिखो सर, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इतनी अंग्रेजी तो जानी चाहिए। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वो मजदूरी का काम दिख गया ना तुम्हें, मजदूरी का, बेरोजगारी का, ILO, बात खत्म। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वेज का मतलब जानो मजदूरी। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये भी ये जारी कर, 3 रिपोर्ट जारी कर। एक तो ग्लोबल आउटपुट वेज आउटपुट रिपोर्ट हमारे पास, वर्ल्ड इकोनॉमिक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटपुट रिपोर्ट। दूसरी हमारे पास ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तीसरी है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इतना ही पूछेगा तुम्हारे से पेपर में। अगर देखना चाहते हो तो इसके बारे में दिखाऊंगा, इसके बारे में तो चलो इसे भी दिखा दो। इसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया था तुम्हें, अगर याद हो तो। पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए काम करती है ये संस्था, देखो रे देखो।
कभी न कभी कहीं न कहीं तू आएगा, किसी ने मेरा दिल न देखा, न दिल का पैगाम सुना। इसकी वेबसाइट को विजिट करते थोड़ी देर तक। ये हो रहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा रखा है मैंने, देख सो लोगों का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है। उन्नीस में फॉर्मेशन कब हुआ? 1919 में। 106 साल हो गए बने बने। यूनाइटेड नेशन की संस्था है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। चल नोबेल प्राइज मिल चुका सर 1969 में इस संस्था को। आई लोगों काम करा है ना मजदूरों के लिए। सही बात है, इंपॉर्टेंट बात है। यूएस का हेडक्वार्टर सही बात जिनेवा के अंदर। कभी तुमने सोचा सर हेडक्वार्टर जिनेवा में क्यों हो? आज मेरे पास टाइम नहीं, बताता तुम। इंटरेस्टिंग कहानी थी। देखिए सारे मेंबर इसके मेंबरशिप 190 दिखा रहा है तो। चलो पूछने का भी नहीं, पूछ रहा थोड़ा पेपर में, जितना मैंने लिखवाया तो उतना ही पूछेगा। छोड़ इसका हिस्ट्री छोड़ दो सर, और कुछ काम का है नहीं इसमें। बात समझ में आई है? गरीबी खत्म, बेरोजगारी खत्म, कॉपी पर समझ नहीं पाते यहाँ कभी खत्म होने की। गरीबी और बेरोजगारी ऐसा टॉपिक जब भी तुम लिखने चलोगे ना, ये कभी खत्म नहीं होने का। कल भी मैंने बहुत सारी रिपोर्ट लिखवाई। कौन कौन सी रिपोर्ट थी जिसका सन गलती हुआ था? नमामि गंगे 2014 का प्रोजेक्ट 2016 में उसके अंदर रिपोर्ट। दूसरा भारतमाला परियोजना 2015 की। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है गलती, लेकिन जो दिखा मैंने बता दिया मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बताओ, याद है? कोई प्रॉब्लम? अभी छुट्टी ना हुआ, अभी हमको थोड़ा कुछ बताना है। कहाँ चल दिए हो? इसके बाद बता क्या पढ़ने वाले। इसके बाद बता क्या पढ़ने वाले हम। मैं ना तुम्हारी अंकों के सामने पूरा भारत तैरने वाला होगा। पंचवर्षीय योजना पढ़ाने वाला। अब पंचवर्षीय योजना की जब बात करेंगे ना, तो समग्र रूप से बात करेंगे तुमसे। अब पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे ना, 1951 से लेकर 56 तक बात करेंगे। घर से पढ़ गई हो, पहले ही समझा रहा। मैं बार बार प्रधानमंत्री का नाम पूछूंगा, इस टाइम पर राष्ट्रपति का नाम पूछूंगा कौन था यहाँ से। उपराष्ट्रपति भी देख लो एक बार, नहीं तो चटा ही पड़ेंगे गाल पर। समझ बात है? कल की क्लास में यही चलेगा हमारे पास ये। और यूं नहीं है कि यही काम करेंगे मैं, तो उस टाइम पर मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। 51 से लेकर 56 तक जब पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था, एग्रीकल्चर में क्या हुआ? किताब अभी नहीं आया था। साइंस के क्षेत्र में क्या हुआ? किसके? तीसरे नंबर पर हमारे पास जो पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में क्या हुआ? विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ? सही बात है। दूसरे नंबर पर हमारे पास में आगे विज्ञान होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा हमारे पास। ये दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हुआ? सही बात। ऐसे करके उद्योग के क्षेत्र में क्या हुआ? इंडस्ट्री लेगा मैंने क्या करा? समझ में आई बात? ऐसा करके पढ़ाया जाएगा। ऐसा किसी किताब भी नहीं है। सही बात है। मार्केट में भी तो कोई किताबें नहीं छपी इस तरह करके। सही बात है। कौन सी? समझ में आई बात है। और 2 दिन तक यही चलती रहेगी। वो 2 दिन तक पंचवर्षीय योजना नहीं है, पूरा भारत और सारे ऑब्जेक्टिव सवाल है। और कब तक? 1951 से लेकर 2000 कौन सा चल रहा है? 25 ही क्या? 25 तक का पूरा भारत तुम्हारी अंकों के सामने तैरना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अभी घर नहीं जाने का।